वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज भैया लास्ट क्लास है, ठीक है, हमारे पूरे DFCCIL की, क्योंकि कल इसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे और सब कुछ मतलब यहीं पे स्थगित हो जाएगा। तो चलो, बहुत लंबा सफ़र था अपने लोगों ने, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, इको से अपने, और फिर इको से चलते जाते फिर अपने मार्केटिंग कंप्लीट किया, फिर CRM किया, फिर इंडियन रेलवेज़ को किया, ठीक है, और लास्ट में फिर हमने अपने क्वेश्चंस की। तो आज हमारी ये 14th क्लास है, 15th क्लास है एक्चुअली में, अगर हम टेस्ट की बात करें सिर्फ तो, ठीक है। तो इतनी क्लासेस हो पाए भाई, टेस्ट आ गए जल्दी में, क्या कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का सिंबल क्या है। अगर आपने कभी रेलवे में सफ़र किया होगा तो आपने ध्यान भी दिया होगा, और अगर आपने कभी TT से मिले होंगे तो उसके यहाँ पे एक बैच टाइप का भी लगा रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान करो वो क्या चीज़ होती है, क्या वो टाइगर का होता है या हॉर्स का होता है। वो भैया एक एलिफेंट होता है, गोलू सा एलिफेंट रहता है, ऐसे मोटा सा, थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से यहाँ पे रहती है, और एक लालटेन सी पकड़े रहता है, आपको याद आ रहा होगा कुछ तो, ठीक है। हम नीचे फोटो में लगा रखी है इसीलिए कुछ इस तरीके से रहता है। देखो आपको याद आ गया होगा अगर कि हाँ भैया ये हमने ट्रेन में देखा था, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसको मैस्केट ऑफ रेलवेज भी कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछे है कि रेलवे का शुभकार क्या है या फिर रेलवे का सिंबल क्या है, तो आप लोग हाथी लगा के आओगे। हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में कितनी जोन्स हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17 है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको 17 है। 17 जो हमारा रेलवे है ये इसको, जो हमारी कोलकाता जो रेलवे है ना, कोलकाता मेट्रो जो रेलवे है एक्चुअली में, ठीक है, मेट्रो जो ट्रेन है, इसको हमने क्या किया, 17 अपना एक चुना है, ठीक, मतलब 17 जो हमारा वो है जोन जो है, ये कोलकाता मेट्रो रेलवे। तो पहला ही कोलकाता मेट्रो रेलवे है जिसको कि एक जोन भी चुना गया है। तो ये लो आप लोग याद रखें कि 17 जोन है हमारे इसमें। विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। इनमें से फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा था। क्या वो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप लोग कैसे करोगे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमारी जो फर्स्ट जो ट्रेन थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, ठीक है, बॉम्बे टू थाने। तो जब हम देखेंगे चेन्नई, तो चेन्नई में तो फर्स्ट ट्रेन नहीं चली, तो यहाँ पे फर्स्ट रेलवे स्टेशन भी नहीं हो सकता। रोयापुरम, तो ये भी नहीं। अगर हम बात करें विक्टोरिया टर्मिनस की, तो जो छत्रपति, या फिर हम कहते हैं जिसको CST अपने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो इसका पुराना जो नाम है वो विक्टोरिया टर्मिनस है, ठीक है। तो विक्टोरिया टर्मिनस किसका पुराना नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का। तो आप लोग याद रखना कि जब अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि विक्टोरिया टर्मिनस किसका नाम था, तो आप लोग CST। अगर ये पूछा था फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो आप लोग उसको क्या लगा के होगी, विक्टोरिया टर्मिनस। अगर उसमें विक्टोरिया टर्मिनस नहीं आता, CST ही पूछ लेता डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो आप लोग वो भी लगा के होगे, ठीक है। और जो हमारा CST जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो क्या है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी एक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी याद है तो आप लोग कर देना। इन विच ईयर इंडियन रेलवे बोर्ड स्टेब्लिश। किस साल में इंडिया का जो रेलवे बोर्ड था उसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो भैया वो हमारा ईयर था 1905, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 1905 में इंडियन रेलवेज को क्या किया गया था, इसके बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन ऑफ बोर्ड की, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज की, तो वो हमने पढ़ा था कब था हमारा, 1955 में था शायद, ठीक है। तो याद रखना। और देखो 1905 अगर आई है तो एक और बात बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट इसके इसमें स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट है, याद रखना। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कब, 1905 में। और इसका जो INC का जो सेशन था, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेशन था, इसने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इसके जो हमारे कौन थे, गोखले जो थे, ठीक है, गोखले जी जो थे, तो वो उस समय पे इसके प्रेसिडेंट थे। और इसका जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बनारस में हमारा हुआ था। 1906 वाला जो सेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। 1905 वाला सेशन स्वदेशी मूवमेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि ये बंगाल पार्टीशन के खिलाफ हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन हुआ था। और 1906 में बंगाल में ही, कोलकाता में ही, मतलब इन्होंने INC का सेशन हुआ था, इसमें दादा भाई नरोजी बने थे। और इसमें ही फर्स्ट टाइम हमारे किसकी, स्वराज की मांग उठाई गई थी। स्वराज मेरा पूर्ण सिंह अधिकार है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। स्वराज में लेके रहूंगा, इस तरीके की बात बोली गई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो हमारी ट्रेन है वो कब स्टार्ट की गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा। अगर हम लोग सोचते हैं इसको तो हम लोग ये सोचते हैं कि भैया आज़ादी के बाद स्टार्ट की गई होगी, नहीं। इसको हमको 1925 में फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी हमारे यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन 100% नहीं हो पाई, तो कितनी वो वाली बात है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रेन इन इंडिया विद द इनोग्रेशन ऑफ सर्विस बिटवीन बॉम्बे VT टू कुर्ला हार्बर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बॉम्बे VT टू कुर्ला हार्बर, ये दोनों ही वहाँ पे मुंबई के वो हैं,
स्टेशन हैं। ऑन 3 फरवरी 1925 ऑन XGIP रेलवे सिस्टम सेक्शन वॉज इलेक्ट्रिफाइड ऑन 1500। ये चलो ये तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकते हैं किस किस में बॉम्बे वीटी से कुर्ला, ठीक है, कुर्ला हार्बर तक क्या की गई थी, ये लॉन्च की गई थी। और क्या थी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इंडिया की 1925 में। फिर हमारा क्या था, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर इन ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर पूछता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मायावती कभी भी रेलवे मिनिस्टर नहीं बनी, सोनिया गांधी तो कभी कुछ बनी नहीं, चलो छोड़ो, नन ऑफ दिस होता नहीं। तो अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी जो अभी क्या है, CM ऑफ बंगाल हैं, ठीक है, CM ऑफ बंगाल हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखिए, CM ऑफ बंगाल है और अभी अभी वो इलेक्शन जीती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कि, तो देखो ममता बनर्जी कब बनी थी, ये 2000 में क्या बनी थी, फर्स्ट हमारी रेलवे मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, 2000 में। और अगर हम बात करें कितनी बार रह चुकी हैं, तो अभी तक 2 टाइम्स, ठीक है, मतलब ये 2 टाइम रेलवे मिनिस्टर रह चुकी है, एक बार 2000 में और फिर उसके बाद की जो सरकार बनी थी उसमें भी रह चुकी थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखोगे। और इन्होंने अपना बजट जो पेश किया था 2002 में किया था, किसका, रेलवे का। अच्छा हाँ, इसके बाद में सुनो एक और बात, कि अगर ये पूछता, अभी तो चलो ये पूछा फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इन इंडिया, अगर आपसे पूछता है कहीं पे कि फर्स्ट लोको पायलट ऑफ इंडिया, फीमेल, ठीक है, फर्स्ट फीमेल लोको पायलट, तो वो थी हमारी सुरेखा यादव, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, सुरेखा यादव फर्स्ट लोको पायलट ऑफ इंडिया थी। और वहीं पर हमारी फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो थी वो कौन थी, ममता बनर्जी थी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, भारत का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, ये देखो अब अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी था। और ये कहाँ पे है, असम, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है ना वहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अब आप इसमें से लगाओ, विमंडन ब्रिज नहीं है, नेहरू ब्रिज नहीं है। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा बोगी बिल रेल रोड ब्रिज, ठीक है। ये एक हमारा ऐसा डबल डेकर टाइप का है, मतलब कि इसमें नीचे शायद रोड रहेगी और ऊपर इसमें ट्रेन चलेगी, या फिर नीचे ट्रेन चल सकती है ऊपर रोड, ठीक है, इस तरीके का रहेगा ये हमारा। और ये कहाँ से, ये असम से अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, कनेक्ट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो देखो इससे ना काफ़ी ज़्यादा जो हमारा डिस्टेंस जो था, मतलब काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के आना पड़ता था ट्रेन को, तो वो नहीं, अब ये डायरेक्ट ही ऐसे करके जाया करेंगे, ठीक है। द बोगीबल ब्रिज विल कनेक्ट द साउथ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम डिब्रूगढ़ टू सिलाथर इन डेमजी बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से और असम को किससे रेलवे कनेक्टिविटी दी गई, बहुत बड़ी ये मतलब योजना थी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा चाइना का बॉर्डर कनेक्ट होता है, मतलब ऊपर से हमारा तिब्बत लग जाता है यहाँ से, ठीक है। तिब्बत अरुणाचल प्रदेश ही है, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट को अपना भी कहते हैं, जैसे तवांग वगैरह को। तो इन सब में क्या है कि हालांकि हमारा इंडिया का ही पार्ट है, बट चाइना इसको क्लेम करता है, चाइना की पुरानी आदत, ठीक है। तो इस मतलब बॉर्डर के स्ट्रेटेजी के पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ब्रिज था। तो इसको मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। या तो ये पूछेगा किस नदी के ऊपर है, ठीक है। तो जो नदी पूछेगा तो आप लोग क्या लगा क्या होगे, ब्रह्मपुत्र नदी। और किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो असम डिब्रूगढ़ को लेके डेमजी बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डिब्रूगढ़ से एक और चीज़ याद आई आपको, विवेक एक्सप्रेस चलती है इंडिया की सबसे बड़ी, कहाँ से, डिब्रूगढ़ से लेके नीचे हमारी कन्याकुमारी तक, ठीक है, तमिलनाडु में जाती है। चलो, विवेक एक्सप्रेस इंडिया की मतलब लार्जेस्ट रूट ट्रेन है। हु इज़ द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि मेट्रो मैन इंडिया के किसको कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चर्चित, भाई ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, ई श्रीधरन, जिसको हम लोग एलेट्टू वेल्लपिल वेल्लपिल श्रीधरन, ठीक है, जिसको हम लोग ई श्रीधरन के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दिल्ली मेट्रो पे काम किया था, और दिल्ली मेट्रो पे, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल, अगर हम बात बोलें इंडिया का कोई भी अगर प्रोजेक्ट सबसे सक्सेसफुल हुआ तो वो दिल्ली मेट्रो ही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन्होंने यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना के कनेक्ट किया। और मतलब टाइम से पहले टाइम पे तो आप भूल जाओ, इन्होंने टाइम से पहले बना के उनको क्या किया, कवर अप करके दिया भारत सरकार को। द लार्जेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, चेन्नई होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, चेन्नई में है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट। अगर हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे टनल इन इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, भारत की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सी है, तो इसमें हम लोग कौन सा लगा के आएंगे, पीर पंजाल टनल, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हालांकि न्यूज़ में भी रहा भी था थोड़े दिन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है, इनमें से सबसे जो लोएस्ट लेवल की जो स्ट्रेटेजी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। देखो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, और HR तो भैया ह्यूमन रिसोर्स तो इसको हाई लेवल की कहा जाता है। तो इस सबसे लोएस्ट लेवल की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of target marketing. जब हम अपने टारगेट मार्केटिंग के दिमाग में मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या अब जैसे ये हमारे हो गए, मतलब ये हमारी दूसरी ए ब्रांड है, ये हमारी बी ब्रांड है, हमारी जो ब्रांड है वो बी ब्रांड है, ठीक है। हम लोग अपने मतलब कि जैसे ये हमारे कस्टमर का दिमाग है, तो इसके अंदर अपनी एक छाप छोड़नी है कि मतलब जैसे टाटा ने कर रखा है ना, टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, ठीक है, टाटा का नाम ही चलता है। तो इन सब चीज़ों से क्या हमारे ये सब चीज़ें पोजीशनिंग होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था एसटीपी का एक रूल पढ़ाया था, सबसे पहले हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं, फिर टारगेटिंग करते हैं एसटीपी, और फिर हम लोग क्या करते हैं अपनी पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो पोजीशनिंग क्या होती है हमारी, जो दिमाग में चीज़ डालने वाली, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा सही, पी पोजीशनिंग। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, क्या कहते हैं, salesforce.com was the one of the first to deliver customer relationship management software over the internet. Many companies are using CRM to create more sales while with existing customers. All of these companies are banking on the increasing importance of, ठीक है, of fill in the blank से as a growing source of sales. तो अब आप मुझे इसमें बताओ इसमें क्या होगा। जब हम बात करते हैं किसकी, अपनी ई कॉमर्स की, अब मतलब ई वेबसाइट्स की, ठीक है, वेबसाइट्स तो ई होंगी, वेबसाइट्स की, ऑटोमेशन की, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें मीडिया कन्वर्जेंस नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इलास्टिसिटी नहीं होगा, ई कॉमर्स नहीं होगा भैया, ई कॉमर्स कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें CRM की, तो इसमें ई कॉमर्स नहीं होगा। तो देखो इसमें एक चीज़ आती है हमारी, क्या, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मतलब अपनी ऑटोमेटिकली हम अपने सेल्स को क्या करेंगे, या फिर हम अपनी सेल्स फोर्स को इंक्रीज करते हैं कैसे, ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हमारे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन आता है। फिर क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, इज अ की, ठीक है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक से, इज अ की ऑफ CRM टेक्निक ऑफ टेलर टू टेलर मैसेजेस। टेलर का मतलब क्या होता है कि अपने हिसाब से मॉडिफाई इसको करना, ठीक है, मैसेजेस अकॉर्डिंग टू स्टेटेड प्रीफरेंसेस और ऑब्जर्व बायर बिहेवियर। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका होगा पर्सनलिटाइजेशन, ठीक है। पर्सनलिटाइजेशन का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है व्यक्तिकरण। मतलब हम लोग उसको मतलब क्या करेंगे, अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से उन सब चीज़ों को अपने हिसाब से ढालेंगे। अब क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, नेगोशिएशन इज अ गिव एंड टेक, ठीक है। नेगोशिएशन क्या है, गिव एंड टेक की एक प्रोसेस है या फिर एक्टिविटी हम कहेंगे, इन विच बोथ पार्टीज ट्राई टू शेप अ डील दैट सेटिस्फाइज बोथ ऑफ देम, ठीक है, जो कि दोनों को सेटिस्फाई, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे खरीदार हो और ये आपका सेलर है नीचे बैठा हुआ यहाँ पे, ठीक है। आपने बोला भैया कितने का दिए, इसने बोला 200 रुपये का। आपने बोला नहीं भैया 150 का लगा लो, इसने बोला नहीं नहीं 175 का लगाऊंगा। आपने बोला नहीं भैया 150 ज़्यादा नहीं दूंगा, तो आप चल पड़े। इसने बोला ठीक है भैया आ जाओ 150। तो आपको क्या हुआ, देखो गिव एंड टेक हुआ, आप इसको रुपये दोगे आपको सामान देगा, मतलब दोनों के बीच में आदान प्रदान हुआ किसका, विचारों का। और आप दोनों के दोनों इस चीज़ से क्या सेटिस्फाई हो, आप 150 रुपये की चीज़ को समझते थे तो आप 150 रुपये में से सेटिस्फाई है, और ये भी 150 रुपये में अपने सामान को बेच के क्या सेटिस्फाई है। इट रिफ्लेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएशन, ये इनमें से कौन सा अपना नेगोशिएशन को शो करता है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड नेगोशिएशन नहीं होगा, कोलिजिव नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ये हमारा होगा कोऑपरेटिव, क्योंकि आप भी यहाँ से कोऑपरेटिव करोगे ये भी करेगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों एक दूसरे को पीट पाट के और फिर सामान लेके भागोगे, ठीक है। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक बुक सेलर्स लाइक अमेजन, ठीक है, नाम दे दिया गया है, ब्रेंजन एंड noble.com आर लाइकली टू एंजॉय स्ट्रॉन्ग सेल्स इन फ्यूचर बिकॉज बुक्स आर अ प्रोडक्ट कैटेगरी दैट कैन बी डिलीवरी डिजिटली, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आर हाईली स्टैंडर्डाइज, ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। रिक्वायर ऑडियो और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, ये भी नहीं होगा। डू नॉट रिक्वायर प्री परचेज ट्रायल, अगर हम सबसे बड़ी बात इसमें बोलें तो यही होगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है, जब आप लोग कोई मशीन लेने के लिए गए, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी वॉश मशीन है किसकी, LG की। तो जब हम लोग ये लेने के लिए गए तो हमने भैया ऑनलाइन जब देखी तो ऑनलाइन में हमको वो मज़ा नहीं है, हम लोग क्या गए दुकान में भागते हुए। जब हम लोग दुकान में भागते हुए तो हमने बोला भैया चला के दिखाओ, ये करो वो करो, ठीक है। हमने टीवी अपनी लेने के लिए गए थे, टीवी में हमने जाके उसके ग्राफिक्स देखे, फुल HD थी हमारी टीवी, ठीक है। तो हमने वो चीज़ उसमें देखी। तो क्या होता है कि प्री परचेज ट्रायल हमारे किस में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह में चलते हैं, बट बुक्स में मतलब प्री परचेज ट्रायल इतने ज़्यादा नहीं चलते। बट अब तो क्या, अब तो डिजिटली बुक्स आ गई हैं तो वो भी चलता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीफेस डाल देते कि भाई ये लो पढ़ के देख लो, बाकी अंदर पढ़ लेना जो पढ़ना हो खरीदने के बाद पर। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से इफेक्टिवली, मतलब उसकी एबिलिटी क्या है। कैन बी लर्न, हाँ भैया कम्युनिकेशन हमेशा लर्न किया जा सकता है और लर्न ही किया जाता है। डिपेंड्स ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ दोस अराउंड यू, ऐसा जरूरी नहीं है।
क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में जो बच्चा पढ़ता है या फिर आप जिसके साथ में पढ़ते हो वो इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए या फिर इतना अच्छा उसका कम्युनिकेशन स्किल नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। डिपेंड्स ऑन नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड मैसेजेस, ये तो हटा ही दो। इट इज़ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न, ये तो हटा दो भैया, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको लर्न नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इसका सही आंसर बोले तो हमारा ए हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर ए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन व्हाट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो किस पे डिपेंड कर रही है, परचेज पे डिपेंड कर रही है ऑफ अ प्रोडक्ट की, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बायर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो किस पे, बायर्स की एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करती है, ठीक भैया ये चीज़ भी होती है, बिल्कुल सही बात, आगे देख लेते हैं। द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द प्राइस, ठीक है, रिलेटेड टू द प्राइस, देखो रिलेटेड टू द प्राइस में बहुत सारी चीज़ आपको मिल सकती हैं, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो उससे मीट कर रही है, मेन तो चीज़ ये डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि आप देखो 50 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो, वो प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम लोकल चीप सा रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको लगेगा हाँ भैया प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत सही, बट आपकी एक्सपेक्टेशन को जब तक मतलब परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, तो इसको काट दो। द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द सर्विस, द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द क्वालिटी, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्टेशन में हमारी सर्विस और क्वालिटी दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर हम एक कॉम्प्रहेंसिव या फिर बड़ी एक होलिस्टिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारी क्या हो जाती है, ए हो जाता है। Which of the following tracks all the steps in the Salesforce process? ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक टाइप का है तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो SFA होता है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या नहीं है, मतलब बेनिफिट नहीं है। तो अगर हम देखें तो कन्वीनियंस, ठीक है, इंटरेक्टिव होता है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग ये भी होता है। अगर हम बात करें कॉस्ट सेविंग, सबसे ज़्यादा जो महंगी जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग ही मतलब सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो कॉस्ट सेविंग इसका क्या एक बेनिफिट नहीं है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब देखो हाँ, अभी पेपर हुए 2-3 दिन, ठीक है, तो एनालिसिस डालने तो मना है, तो हम लोग एनालिसिस नहीं डालेंगे, बट हमने कुछ मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बार बार पूछी जा रही हैं क्वेश्चंस में, तो इसके लिए मैं वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप लोग को जब कल पेपर देने के लिए जाओ तो उसमें आप लोग को क्या हो, कुछ भी मतलब ये नहीं लगे कि भैया ये चीज़ और पढ़ लेते तो ये चीज़ और आती। तो देखो मैं एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लेके आया आप लोगों के लिए। सबसे पहले ईस्टर्न कॉरिडोर की जो हमारी जो डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1839 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ही बनाता है। तो अगर हम ईस्टर्न वाले की बात करेंगे तो उसकी जो हमारी डिस्टेंस है वो कितना है, 1839, ठीक है। ये कहाँ से, लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होकर कहाँ पे, हमारे जो कलकत्ता नीचे है ना बंगाल में की कैपिटल, वहाँ तक जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, लुधियाना से स्टार्ट होता है कलकत्ता तक जाता है और इसका जो डिस्टेंस जो है वो कितना 1839। अगर हम बात करें किसकी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की, तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना है, 1483 किलोमीटर है, ठीक है। 1483 किलोमीटर, ये इससे छोटा है। ये कहाँ से, दादरी, दादरी हमारा कहाँ पे, यूपी में है। यहाँ पे एक क्या है, एक यहाँ पे वो भी है, क्या कहते हैं उसको, एक तो फ्राइट कॉरिडोर्स होते हैं, ऐसे ही वो बनाए जाते हैं यार, मुझे अभी देखो उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने देखा हुआ है जब मैं दादरी से निकला हूँ ना, गाजियाबाद से पहले पड़ता है दादरी, ठीक है। तो इसमें एक वो है जैसे पोर्ट टाइप का होता है ना, ऐसी वहाँ पे एक वो बना हुआ है, मतलब रेलवे स्टेशन टाइप का है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, कॉरिडोर मतलब फ्राइट्स के लिए, हाँ फ्राइट वो बना हुआ, फ्राइट स्टेशन बना हुआ है ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना कि अगर बोला जाए कि नॉर्थ इंडिया का शायद वो सबसे बड़ा एक फ्राइट कॉरिडोर भी है उसमें से, ठीक है। तो इसका देखो कहाँ से, ये दादरी से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है नीचे, JNPT। तो JNPT का हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है जो कहाँ पे, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। तो ये वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी, मतलब इन सबको कनेक्ट करता हुआ जाता है, ठीक है। याद रखना, ईस्टर्न 1839, और अगर हम बात करें वेस्टर्न की तो 1483, और वेस्टर्न वाला हमारा JNPT से लेके मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर के दादरी तक है, JD, ठीक है। JD याद रखना, JD किस में होता है, हाउसफुल पिक्चर में होता है ना, JD जग्गा, जग्गा जासूस टाइप का, तो जग्गा डाकू होता है ना उसमें, तो JD याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के कहाँ तक, दादरी तक, और ऊपर वाला जो हमारा LK, ठीक है, LK अडवाणी से LK हम लोग याद रखेंगे, लुधियाना से कलकत्ता तक, ठीक है। 1839 और ये 1483। तो देखो सबसे द फर्स्ट माइलस्टोन ऑन द जेनेसिस ऑफ द DFC वाज सेटिंग ऑफ द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी देखो सबसे ज़्यादा मतलब इन्होंने रिक्रूटमेंट अभी क्यों करवाई, क्योंकि 2018 के बाद से ना इनका काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया बहुत ज़्यादा DFCCIL में, तो इन्होंने फिर से इसमें रिक्रूटमेंट करवाई। अभी इनके और भी अदर जो हमारे कॉरिडोर्स हैं वो 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे पूरे पूरे,
जो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, ये लोग पूरे पूरे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनको नई लोग चाहिए थे। तो देखो स्टार्ट कब की गई थी, DFCCIL 2006 में स्टार्ट की गई थी। इसने अपने प्रोजेक्ट्स को मतलब कि रिपोर्ट बना के 2011 में कंप्लीट करी, और फिर उसके बाद से क्या किया, 2014 से इन्होंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके अंदर देखो कि एक और चीज़ इसमें आती है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में काम करता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें टोटल 6 फ्राइट कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लो कि इसमें कितने 6 फ्राइट कॉरिडोर्स हैं टोटल, और जिनका टोटल जो मतलब सोल पर्पस क्या है कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को है उसको क्या करना, उसको बढ़ाना। अब मार्च 2021 अगर हम इसके करंट अफेयर्स की बात करें, तो मदर न्यू पालन पर सेक्शन 353 किलोमीटर की एक लाइन थी, जिसको किसने, हमारे PM साहब ने स्टार्ट किया था। कब, 31/3/2021 को। ठीक है, ये हमारा किसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ट्रायल रन हुआ था किसका, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इसमें स्टार्ट किया गया था। गंजकवाजा चिरल पत्तू सेक्शन 100 किलोमीटर था। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर था हमारा। कब, 31/3/2021 को। ठीक है, इन दोनों का नाम याद था ना, गजकवाजा, कैसा नाम है यार, गंजकवाजा और चिरल पत्थू, ये मेरे ख्याल लगता है साउथ के होंगे, बट ये तो ईस्टर्न के हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी जो पेपर में एक्स्ट्रा आ सकती हैं, बाकी सब चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है हिस्ट्री ऑफ रेलवे में। तो चलो भाई, कल आपका एग्जाम है, कल हमारे DFCCIL का सफ़र भी खत्म हो जाएगा यहीं पे, और अब हम लोग अपनी DFCCIL की मतलब क्लासेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ में इस तरीके से कनेक्ट होने के लिए। और आप लोगों को नेक्स्ट कोई भी एग्जाम आता है तो आप लोग हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग और भी अपने एग्जाम्स के लिए मतलब प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों के साथ में डालते रहेंगे। हम लोग बहुत जल्द अपना किसका बैंकिंग का भी एक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉमर्स एक्सेस पे, तो आप लोग उस पर हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो तो नहीं बोलूँगा कि कल हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी हमारे चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, और आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप लोग अपना बेस्ट देके आना, और क्वेश्चन को मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ के नहीं आना, है ना। क्वेश्चन को छोड़ के आना एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको क्वेश्चंस के मतलब कुछ पेपर्स के टिप्स बता दूं, आज हमारी लास्ट ही क्लासेस होते, कि हम लोग कई बार क्या सोचते हैं ना कि भैया यार क्वेश्चन आ नहीं रहा तो नेगेटिव करके क्या फ़ायदा। देखो, नेगेटिव करके कोई फ़ायदा नहीं, बट अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा, मतलब आप उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसमें क्या फ़ायदा। तो आप लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करो जिसमें आपको लगता है कि हम ये 50-50 चांसेस हैं कि ये मेरा 50% मतलब सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन उसमें सही हो जाता है तो आपके 4 क्वेश्चन को वो मतलब बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोड़ के नहीं आने, और बहुत ज़्यादा अच्छे से पेपर देना, मतलब कूल माइंड होके। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपका सेंटर पड़ा हो तो आप लोग वहाँ पे जाइए, अपना पेपर दीजिए, टाइम से पहुँच जाना। और अपने साथ में क्या क्या लेके जाना, देखो एक सैनिटाइजर लेके जाना, मास्क पहन के जरूर जाना है, और अपने साथ में अपना वो एग्जामिनेशन का हॉल टिकट, और क्या चीज़, एक अपना वो क्या कहते हैं उसको, पानी की बोतल, और हैंड सैनिटाइजर लेके जाना। ठीक है, और एक अपने उसकी आईडी की मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना होता है। ई की हम लोग ई आधार लेके चलेगा, अब इसका सर प्रिंट आउट कहाँ पे निकलवाएंगे, ये वो लोग बच्चे वहाँ पे भागते हैं, तो आप लोगों को ई कुछ नहीं लेके जाना, अपना ई पैन कार्ड, ई आधार कार्ड सब कुछ घर पे रख के उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो, लाइसेंस लेके चले जाओ, या फिर अपने कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव कोई भी एक ID प्रूफ लेके जाओ। ठीक है, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड वैसे अगर लेके जाओ तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी। चलो ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए कल ऑल द बेस्ट। फिर अपने कभी मिलेंगे, जैसे आप लोग को और भी कुछ पढ़ने का मन है, या फिर अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, SSC की करते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से अपने चैनल पर करवाते रहेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी अब तो कल तो मिलेंगे नहीं, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, दूसरों से तो अभी भी शेयर कर सकते हैं कि भैया कल पेपर है, आज पढ़ ले बैठ के रात भर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।